हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के चैप्टर 17 के बारे में। चैप्टर 17 क्या बात करता है? चेकों के अनादरण से संबंधित यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है ना, जो आपका सेक्शन 138 से लेकर 148 तक में बताया गया है। ठीक है, तो पूरे हम चैप्टर 17 को दो पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट आज का है, जहाँ पर सेक्शन 138 से लेकर 142A तक जो भी प्रोविजंस है उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं चैप्टर 17 के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जब यह अधिनियम बनाया गया था, परिक्राम लिखित अधिनियम 1881, ठीक है, तब यह चैप्टर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। इसको अमेंडमेंट करके 1988 में चैप्टर 17 को इस अधिनियम में जोड़ा गया था, ठीक है ना, 1881 में। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यह अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था चैप्टर 17 को जोड़ने के लिए, तो वहाँ पर पूरे सेक्शंस नहीं थे। 138 से 148 तक अभी जो सेक्शन हैं, ठीक है ना, आपको दिख जाएंगे, वो पूरे सेक्शन इस अमेंडमेंट के तहत नहीं लाए गए थे। यहाँ पर सिर्फ 132 से लेकर 142 तक के सेक्शन यहाँ पर जोड़े गए थे। उसके बाद इसको धीरे धीरे अमेंड करके और भी सेक्शन जोड़े गए। अब यहाँ पर बात करें, जो चैप्टर 17 है इसका नेचर कैसा है, वो क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है ना, ये दंडिक प्रवृत्ति का क्रिमिनल नेचर। अब यहाँ पर बात करें, जो चैप्टर 17 जुड़ा था, चैप्टर 17 जुड़ने के बाद इसमें कुल 3 संशोधन किए जा चुके हैं अब तक, ठीक है। तो जो 3 संशोधन थे, जिसमें सबसे पहला कौन सा था? द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है ना। तो 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया था, जो कब से लागू है? 17 दिसंबर 2002 से। इसमें कुछ नए धाराएं जोड़े गए थे, जो 143 से 147 तक था, ठीक है। इससे पहले 142 तक के जो भी धाराएं हैं वो किस में ऐड की गई थी? 1988 के अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद यहाँ पर ये अमेंडमेंट हुआ इस चैप्टर 17 में अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। तो पहला ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ था, वो था आपका 2015 में, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब ये कब से लागू हुआ था? 15 जून 2015 से। इसमें प्रोविजंस क्या क्या जोड़े गए थे इसमें अमेंडमेंट्स करके? तो पहला था संशोधन करके, इसमें क्या जोड़ा गया था? सेक्शन 142, ठीक है ना। 142 नहीं जोड़ा गया था, 142 में जो उपधारा 2 है, ठीक है ना, सब सेक्शन 2, उसको जोड़ा गया था इस अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद आता है आपको दूसरा सेक्शन 142A। अब यहाँ पर एक पूरा सेक्शन यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है। ऊपर क्या सब सेक्शन 2 जोड़ा गया था 142 में, और उसके बाद एक नई धारा 142A जोड़ी गई थी, जो बात करता है लंबित मामलों के अंतरण का विधि मान्यकरण से, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेंट का और लास्ट का अमेंडमेंट कौन सा था? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो 2 अगस्त 2018 से लागू है। और इसमें अमेंडमेंट प्रोविजंस कौन कौन से थे, अमेंड करके कौन से प्रोविजंस जोड़े गए थे? सेक्शन 143A, ये एक नई धारा है, ठीक है ना, जो जोड़ी गई थी। और इसमें क्या बताया गया? अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति, अर्थात जब केस चल रहा हो उसके बीच में ही कुछ प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है, जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जिसमें विचारण चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या जोड़ा गया था? सेक्शन 148 को जोड़ी गई, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 148 एक नई धारा है, यहाँ पर जोड़ी गए थे, जिसमें बताया गया कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहने समुदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति। इसको भी हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ अमेंडमेंट्स जो चैप्टर 17 से संबंधित है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें बेयर एक्ट में, तो बेयर एक्ट में क्या बताया गया है? सेक्शन 138 को सबसे पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पर हम बेयर एक्ट को देखने से पहले सेक्शन 138 को कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ, ए ने क्या किया है, अपना जो चेक है वो बी को दे दिया, ठीक है ना, 5,000 रुपये का चेक था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, जो बी है वो बैंक में जाता है, ठीक है ना, सी नाम का बैंक है।
अब यहाँ पर जाता है उस चेक को लेकर कि उसको पैसे प्राप्त हों, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ए का अकाउंट था उसमें उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तब यहाँ पे क्या सी क्या करे, सी अर्थात जो बैंक है वो क्या करेगा, इसका चेक लौटा देगा, अनादृत कर देगा और इसको पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका चेक का अनादरण। और चेक का अनादरण क्यों हुआ, क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे नहीं थे जिसने चेक जारी किया है। तो ये कहलाता है आपका चेकों का अनादरण। तो वही बताया गया है आपका सेक्शन 138 में। तो लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादृत हो जाना अर्थात डिसऑनर हो जाना। तो जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से, ठीक है, अर्थात जो चेक दे रहा है उसका कहीं अकाउंट होगा किसी बैंक में, ठीक है ना, संधारित किया होगा। अब अपने किसी ऋण या किसी अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है। अब क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चेक जारी किया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति को अपना ऋण चुकाने के लिए या फिर किसी अन्य दायित्व को उन्मोचित करने के लिए, ठीक है ना। अब या तो पूर्णतः उन्मोचित होना चाहते हैं या फिर भागता है, ठीक है ना, दोनों में से किसी प्रकार का हो सकता है। अर्थात पूरा पैसा देना चाहता है अभी या फिर आधा पैसा देना चाहता है, वो चेक में जो भी राशि लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या किया जाता है, एक चेक जारी किया जाता है और वह चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में किसी अन्य व्यक्तियों के संदाय करने का करार कर दिए जाने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान किए लौटा दिया जाता है। अर्थात जो दूसरा व्यक्ति था जिसको चेक दिया गया था उसको राशि प्राप्त होनी थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, जो पहला व्यक्ति था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। या फिर यदि जो पहला व्यक्ति है जिसने चेक जारी किया है उसने पहले ही किसी से एक एग्रीमेंट कर लिया है और बैंक को बोल दिया है कि इसको पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसके कारण वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को जो जिसके पास चेक है उसको भुगतान नहीं किया गया बैंक के द्वारा और चेक को क्या क्या दिया गया, लौटा दिया गया। वहाँ यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। किस व्यक्ति ने, जिसने चेक जारी किया था उसने अपराध किया है। क्यों, क्योंकि जब उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो उसने चेक जारी किया किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, ठीक है ना। अब दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उस चेक को बैंक में लेके जाएगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा, एक केस कर देगा। तब यहाँ पर क्या होगा, चेक का अनादरण हो गया है, तब यहाँ पे एक अपराध माना जाता है इसको। इसे इस अधिनियम के अन्य उपबंधों को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 2 वर्ष तक के कारावास से अथवा चेक की राशि के दुगने तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब मान लीजिए जैसे ए ने चेक जारी किया था, एक अकाउंट में पैसे नहीं थे इसलिए बी को पैसे नहीं मिले, ठीक है ना, अर्थात जिसके पास चेक था जारी किया गया था जिसको, उसको पैसे नहीं मिले। अब ये क्या करेगा, इस पर केस कर सकता है, इसको पेमेंट नहीं मिला, ये धोखाधड़ी का केस हो गया मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, बी क्या करेगा, इस पर एक केस दायर करेगा चेक का अनादरण का, डिसऑनर का। तो वहाँ पर कितनी सज़ा हो सकती है, यहाँ पर जैसे ए नाम के व्यक्ति ने चेक जारी किया था तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और चेक की राशि, जितनी भी चेक की राशि है, मान लीजिए 5 लाख है या फिर 10,000 है, जितने भी है, जो भी राशि है उसके दोगुने तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दोनों से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है, जुर्माने से भी और कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे कुछ प्रोवाइजो दिया गया है, ठीक है ना। परंतु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि, अब यहाँ पे कंडीशन बता देगी कि ये धारा कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि वह चेक जारी होने की तिथि से 6 माह के अंदर अथवा उसके विद्यमान रहने की अवधि के अंदर जो भी पहले हो बैंक में पेश नहीं कर दिया जाता। यदि मान लीजिए जो चेक जारी किया गया है वो 6 माह के अंदर या फिर जब भी वो उसका विधिमान्य डेट रहेगी, ठीक है ना, इसके अंदर आपको बैंक में पेश करना है। यदि उसके अंदर पेश कर दिया है तो ठीक है, केस कर सकता है। बट यहाँ पे यदि 6 माह के अंदर या फिर विधिमान जो डेट है, ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन है, उसके पहले वो पेश नहीं करता है तब यहाँ पे केस दायर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आता है आपका चेक के अधीन राशि पाने वाला अथवा समान अनुक्रम में चेक का धारक बैंक से चेक अनादृत होकर लौटने की तिथि से 30 दिवस के अंदर चेक के लेखीवाल को शोध राशि का संदाय करने की सूचना नहीं दे देता, ठीक है। यदि मान लीजिए 30 दिन के अंदर चेक के लेखीवाल को शोध राशि का संदाय करने की लिखित सूचना नहीं देता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो बी नाम का व्यक्ति था जिसको पैसे प्राप्त होने थे बट वहाँ पर चेक के अनादरण का उसको प्राप्त नहीं हुए, तो जिस तारीख को चेक अनादृत हुआ है, ठीक है ना,
जिस तारीख को इसको पता चला कि उसका जो चेक है डिसऑनर हो चुका है, तो उस तिथि से 30 दिन के भीतर यदि मान लीजिए जो लेखी वाला है, जो जिसने चेक को ड्रॉ किया था, ठीक है, उसको सूचना नहीं देता है, तब यहाँ पर जो भी केस है वो दायर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए 30 दिन के अंदर वो सूचना दे देता है, तब यहाँ पर क्या किया जाएगा, केस दायर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे पहले क्या था, जो 30 दिन है वहाँ पे पहले 15 दिन का टाइम था, जो 2002 के अमेंडमेंट में इसको चेंज करके 30 कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर उस व्यक्ति को चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो समय का अनुक्रम में चेक का धारक हो, उस राशि का संदाय करने में असफल नहीं रहता। यदि मान लीजिए 30 दिन के अंदर उसको सूचना दे दी गई और सूचना मिलने के 15 दिन के बाद, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है, तब तो ठीक है। यदि पेमेंट नहीं करता है तब वह सजा पाने का हकदार रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका 138 की चेक कब अनादृत माना जाएगा, ठीक है ना, कब आप उस केस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्या बता दीजिएगा, धारा 139 में धारक के पक्ष में उपधारणा, जो होल्डर है उस चेक का, जिसने उस चेक को होल्ड किए हुए है, जो पैसे का जो जिसको पैसे मिलने हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतय पूर्ण उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह उपधारणा की जाएगी कि जो धारा 138 में निर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं उसके अधीन ऋण अथवा अन्य दायित्व को भगता या पूर्णतः उन्मोचन के लिए उस चेक को प्राप्त किया था। अर्थात हो सकता है उसने पैसे दिए हो, उधारी दिया हो, ठीक है ना, उसको लेने गया हो और दूसरे व्यक्ति ने क्या कर दिया, उसको चेक दे दिया, तो ये क्या कहलाता है, सेक्शन 139 धारक के पक्ष में उधारना, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद धारा 144, ठीक है ना, सेक्शन 140, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। धारा 138 के अधीन ऐसा बचाव जो किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात जो इसमें अभियुक्त व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसके खिलाफ यहाँ पे केस दायर किया जा रहा है, तो धारा 138 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में यह बचाव नहीं होगा कि चेक जारी करते समय लेखीवाल के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वह चेक पेश किए जाने पर उस धारा में वर्णित कारणों से अनादृत हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो जिसने चेक दिया है, ठीक है ना, जिसने चेक जारी किया है दूसरे व्यक्ति को दिया, अब वो ये बचाव लेता है कि मुझे नहीं पता था कि ये जब चेक बैंक में दिया जाएगा तो अनादृत हो जाएगा, ठीक है, तो यह बचाव हुआ नहीं ले सकता है, ये स्पष्ट यहाँ पर बोल दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 141, अब यहाँ पर क्या है, कंपनियों द्वारा अपराध। अब हो सकता है कंपनी द्वारा भी अपराध हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला क्लॉज क्या बोलता है, धारा 138 के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति यदि कंपनी है तो ऐसे व्यक्ति जो अपराध कारित होने के समय उस कंपनी का प्रभारी था, ठीक है ना, अर्थात जो उस कंपनी का हेड था अपराध किए जाते समय, और कंपनी का कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, अर्थात जो भी कंपनी का कारोबार था, बिजनेस था, वो उसी के अकॉर्डिंग चलता था किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, जो उस टाइम पे उस कंपनी का क्या था, हेड था, प्रभारी था, तो वह तथा कंपनी उस अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार दंडित किए जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी भी यहाँ पे दंडित की जा सकती है। कंपनी का मतलब जो उस टाइम पे वहाँ पे प्रभारी था, जो भी उसका हेड था अपराध किए जाने के समय। यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि प्रोवाइजो क्या है कि जब एक व्यक्ति कंपनी के निदेशक के रूप में केंद्र या राज्य सरकार या वित्तीय निगमों के द्वारा दिया गया कोई अधिकार, पद अथवा नियोजन के आधार पर नामांकित किया जाता है जो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मालिकी या नियंत्रित है, तो उस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यह एक क्या हो गया, ऊपर बता दिया गया, यदि मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति वहाँ प्रभारी रहा होगा उस टाइम अपराध करते समय, वो दंडित किया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि प्रोवाइजो दे दिया गया कि यदि जो व्यक्ति है वो किस कंपनी में काम कर रहा है, ऐसी कंपनी में कार्य कर रहा है, ठीक है ना,
ऐसे पद पर था जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उसको वह पद दिया गया था या फिर वह अधिकार दिया गया था उस कंपनी में, तो वहाँ पर उस व्यक्ति पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। उस पर उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रहेगा उस अपराध से संबंधित, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी केंद्र और राज्य के द्वारा वो क्या किया गया था, वो वहाँ पे अपॉइंट किया गया था, इसलिए वहाँ पर अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा वह व्यक्ति। उसके बाद दूसरा, यदि यह साबित हो जाता है कि कोई अपराध कंपनी के संचालक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या लापरवाही से हुआ, तो उन्हें दोषी माना जाएगा और दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो कंपनी के द्वारा जो अपराध किया गया है, ठीक है ना, यदि वह साबित कर दिया जाता है कि जो अपराध हुआ है वो किसकी गलती के कारण हुआ है या फिर किसकी लापरवाही के कारण हुआ है, संचालक, प्रबंधक या सचिव या फिर कोई अन्य अधिकारी, तब वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। उसके बाद सबसे मेन जो सेक्शन है यहाँ का, ठीक है ना, 138 और 142। 142 क्या बात करते हैं, अपराधों का प्रसंज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है ना। तो जो ऑफेंस है उसको कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता किसी बात के होते हुए अब यहाँ पे सीआरपीसी भी ऐड कर दी गई है, ठीक है ना। सीआरपीसी का प्रोसीजर भी कहीं दिया गया है। तो सेक्शन 138 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई भी न्यायालय चेक की राशि प्राप्त करने वाले अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक के धारक को लिखित परिवाद के सिवाय प्रसंज्ञान नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, जो डिसऑनर का है, ठीक है ना, चेक डिसऑनर का जो केस है वो कैसे संज्ञान लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, लिखित परिवाद के द्वारा ही लिया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लिखित परिवाद। अब यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट या फिर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे लिखित परिवाद पर ही ऐसा क्या किया जा सकता है, यहाँ पे अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है, कॉग्निजेंस। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका ऐसा परिवाद धारा 138 के परंतु के खंड गा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे हमने पढ़ा है सेक्शन 138 किस जो खंड गा है, तो वहाँ पर क्या बताया गया था कि लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला जो भी हो, ठीक है ना, उसको संदायक करे, ठीक है ना। यदि असफल रहता है तब यहाँ पे संज्ञान लिया जाएगा उस अपराध का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माह के अंदर जो भी परिवाद है उसको पेश किया जाना चाहिए, लेकिन किसके अधीन रहते हुए, 138 के परंतु खंड गा के अधीन, ठीक है ना। तो अर्थात लेखीवाल को सूचना देने के 15 दिन पश्चात 1 माह के अंदर परिवाद करना होगा। अर्थात जब सूचना दी जाती है उसको 45 डेज का टाइम रहता है, 15 दिन और 1 माह ही है, ठीक है। तो 45 डेज का आपके पास समय रहता है, उसके बाद आपको ये यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा उस अपराध का, ठीक है ना। तो अधिकतम कितना है, 45 डेज। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है कि परंतु न्यायालय के द्वारा वर्णित अवधि के पश्चात परिवाद का प्रसंज्ञान लिया जा सकता है यदि परिवादी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि ऐसे अवधि के दौरान उसके पास परिवाद पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था। यदि मान लीजिए जो 45 डेज का टाइम दिया गया है, यहाँ 15 दिन, उसके पश्चात 1 माह, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टाइम दिया है उसके बाद भी परिवाद किया जा सकता है, वहाँ पे न्यायालय के द्वारा उसका संज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पर्याप्त कारण होना चाहिए। जो परिवादी है उसको पास पर्याप्त कारण होना चाहिए कि उस टाइम पे उसने क्यों जो भी अपराध है उसका परिवाद दाखिल नहीं कर पाया, ठीक है ना। यदि यहाँ पे न्यायालय को संतुष्ट कर देता है तब यहाँ पे उसका जो परिवाद है वो उसका संज्ञान लिया जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति के न्यायालय द्वारा धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचार नहीं किया जाए। अर्थात यहाँ पर एक स्पष्ट बता दिया गया कि जो सेक्शन 138 है उसका विचारण किया जाएगा, उसका जो ट्रायल किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा किया जा सकता है, या इससे अपर जो न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा किया जा सकता है। बट इनसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास रहते हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा ये सब नहीं किया जा सकता, इसका ट्रायल नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरा क्लॉज क्या आता है आपका,
धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ए ने, ठीक है ना, एसबीआई का क्या किया है, चेक जारी किया है। ए का अकाउंट कहाँ है, एसबीआई में है। अब यहाँ पे जो बी है, ए ने क्या किया है, बी को चेक जारी किया है, किसका, एसबीआई का। अब बी जाता है सीबीआई के पास, ठीक है ना, सीबीआई अर्थात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं। तब यहाँ पे क्या करता है बी, अब यहाँ पे जाता है चेक लेके। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो ये क्या कर देगा, उसको लौटा देगा, चेक का अनादरण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पे जो बी है वो केस कहाँ पर कर सकता है, ठीक है ना, एसबीआई का जो है ये जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है वहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है, परिवाद दाखिल किया जा सकता है। या फिर जो सीबीआई बैंक है वो जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है वहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, केस दायर किया जा सकता है, अर्थात परिवाद दाखिल किया जा सकता है, अर्थात कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 143A। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लंबित मामलों के अंतरण का विधिमाकरण, जिसको बाद में ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया प्लीज़ एक लाइक कर दिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।